बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे। पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ विविध उदाहरण पढ़े थे और इसके बाद एक्सरसाइज, जो विविध एक्सरसाइज है उसके हमने 3 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, हमें आज किसी बिना रुकावट के चौथा प्रश्न स्टार्ट करना है। ठीक है, एकदम देखो, जो भी यहाँ पर प्रश्न होते हैं वो सब कुछ आपने बेसिक पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस प्रश्न नया होता है, पूछने का तरीका नया होता है। देखो यहां पर चौथा प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, यहां स्टार्ट करते हैं चौथे क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है यदि a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध करिए a इंटू बी माइनस बी इंटू ए एक विषम सममिति आव्यूह है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखो ये कहता है कि भाई a और b सममित आव्यूह है, तो आपको पता है सममित आव्यूह क्या होता है। a और b अगर सममित है, सममिति का मतलब ऐसा आव्यूह होता है जिसका परिवर्त करने पर वही आव्यूह मिल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। और यदि उसका परिवर्त करने पर माइनस में वो आव्यूह आ जाता है तो उसको हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। प्रश्न में यहाँ ऐसा दिया गया है कि ऐसा हमें देखो दे रहा है, यदि a और b कैसे आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं। a और b आपके आव्यूह कैसे हैं, सममित आव्यूह हैं। तो हमसे प्रश्न कहता है कि a और b सममिति हैं, इसका मतलब होता है कि a डैश बराबर क्या है, a डैश का मतलब समझ रहे हो। डैश का मतलब या तो हम देखो उसके किसी भी आव्यूह का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, मतलब परिवर्त करते हैं, तो उसको हम डैश लगा देते हैं या एटी लिख देते हैं, ए पर टी पावर सा लगा देते हैं, इस प्रकार से लगा देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ए का परिवर्त कहलाता है। तो ए का परिवर्त बराबर यदि ए मिलता है तो इसको क्या कहते हैं, सममित आव्यूह है। इसी प्रकार बी भी सममित आव्यूह है, तो इसका मतलब बी का परिवर्त है वो बी के बराबर है। ए का परिवर्त ए के बराबर हो, बी का परिवर्त बी के बराबर हो, इसका मतलब ए भी सममित आव्यूह है तथा बी भी सममित आव्यूह है। ठीक है, इतनी बात। आगे आपसे कहता है कि सिद्ध करके बताओ कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। देखो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी माइनस बी ए ये जो आव्यूह है, ये आव्यूह है, ये इस आव्यूह को हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, विषम सममिति है। तो देखो इसका हम ट्रांसपोज कर दें, परिवर्त कर दें, और यदि परिवर्त करने पर ये माइनस में आ जाए, यही आ जाए माइनस में, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे कि ये आव्यूह आपका कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो देखो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का एक नॉर्मल तरीका आपको हमने पहले भी बताया कि अगर ऐसा लिखा हो कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो इसको हम a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर बीच में यहाँ माइनस होता है, a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज होता है। ये आपको पहले से ऑलरेडी पता है। तो बस इसी प्रगुण का अगर हम यहाँ प्रयोग कर दे, देखो इसको a मानते हुए इसको b मानते हुए, a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है कितना, a का ट्रांसपोज माइनस, और यहाँ पर देखो जो b है वो है b इंटू ए, तो इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज। अब देखो ये भी हमें पता है, देखो ध्यान दें, एक तो ये बात पता है और एक बात और पता है, एक बात और पता है। वो कौन सी, कि अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज किया जाए तो ये होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ध्यान से समझो इतनी बात। तो ये सारी बातें आपने पहले कंप्लीट कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं। तो a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो काय के बराबर होता है, b का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। माइनस का निशान लगाएं। इसी प्रकार बिल्कुल b इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब क्रम विनिमय होता है। ठीक है, इसको क्रम बदल देते हैं, a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बिल्कुल इसी प्रकार b इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब ये हमें ज्ञात है कि जब b का ट्रांसपोज करते हैं तो b मिलता है, क्योंकि b कैसा, सममित आव्यूह है। a कैसा है, ये भी सममित आव्यूह है, तो a का ट्रांसपोज करते हैं तो a मिलता है। तो हम b डैश को b लिख देंगे, a डैश को a लिख देंगे, माइनस इसी प्रकार a डैश को a लिख देंगे और b डैश को b लिख देंगे। ये हमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से अगर ऐसा करें कि माइनस यहां से कॉमन ले ले तो ये a b तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का b a हो जाएगा। बोलो इतनी बात ठीक है।
अब आप देख सकते हो कि ए बी माइनस बी ए का जब हमने ट्रांसपोज किया है तो क्या हमें मिल गया, माइनस में यही अपव्यू मिल गया। यदि माइनस में यही अपव्यू मिलता है तो हमें पता हो जाता है कि यह अपव्यू हमारा कैसा है, विषम सममिति। तो आपको लिखना है अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममिति अपव्यू है, विषम सममिति अपव्यू है। बिल्कुल देखो एकदम सिंपल सा प्रश्न आपका था, एकदम सिंपल सा, ठीक है। आपको ये सारी बातें पता है ना, बिल्कुल एकदम अच्छे से पता है कि भाई अगर ऐसा होता है कि ए डैश बराबर ए मिलता है तो ये क्या होता है, सममिति अपव्यू होता है। और यदि ए डैश बराबर माइनस ए मिलता है तो इसको क्या कहते हैं, विषम सममिति अपव्यू कहते हैं। तो यहीं पे देखो यही बात लागू हो गई कि इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो यही अपव्यू मिल गया, माइनस में मिला, देखो माइनस में मिल गया। इसका मतलब अगर ये इसका ट्रांसपोज माइनस में मिलता है तो इसका मतलब विषम सममिति है, और ये प्लस में मिल जाता तो इसको हम सममिति अपव्यू लिखते, ठीक है। तो ये है आपके पास चौथा प्रश्न। इसके बाद देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5वां। क्या कहता है भाई 5वां प्रश्न में, देखो लिखा है सिद्ध करिए कि अपव्यू ए डैश ए बी सममिति अथवा विषम सममिति अपव्यू है यदि ए सममिति है अथवा विषम सममिति है। देखो बिल्कुल ये भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। प्रश्न हमसे ये कहता है कि अगर ए हमारा अपव्यू सममिति है तो ए डैश इंटू ए बी कैसा है, सममिति है। देखो ऐसा कहता है कि बी डैश इंटू, क्या लिखा है यहां पर, बी डैश इंटू ए बी, बी डैश इंटू ए बी सममिति है, ऐसा कहता है। ये क्या है, सममिति। कब कब सममिति है, तब जब ए आपका सममिति है। देखो यहां पर ऐसा लिख दें, नंबर 1 यदि ए सममिति अपव्यू है, यदि ए क्या है, सममिति अपव्यू है, तो हम यहां लिखेंगे ए डैश बराबर ए, ठीक है। ए अगर सममिति है तो क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर ए लिखेंगे। तो यहां पर देखिए बी डैश इंटू ए बी का अगर हम ट्रांसपोज कर दें और हमें बी डैश इंटू ए बी ही मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि बी डैश ए बी क्या है, सममिति अपव्यू है। यहां देखो इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं, हमने अभी आपको रूल बताया कि अगर ए इंटू बी का जब ट्रांसपोज करते हैं तो होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। ये हमारे पास रूल है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहां देखो, यहां पर इसको अगर ए मान लिया जाए और इसको अगर बी मान लिया जाए तो क्या होगा, ये इसका क्रम बदल जाएगा। यहां पर इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ए बी का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा बी डैश का ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब बी डैश का मतलब बी का ट्रांसपोज, ऐसे समझो। परिवर्त का परवर्त, यदि परवर्त का परवर्त करते हैं तो हमें बी मिलता है, ये भी हमें पता है, क्योंकि हमें ऐसा भी पता है कि ए डैश का डैश बराबर ए होता है। मतलब ए का जब हम परिवर्त करते हैं तो क्या मिलता है, ए मिल जाता है। परवर्त का परवर्त ए मिल जाता है। इसी प्रकार बी डैश का परिवर्त बी डैश मिल जाएगा। तो यहां पर हमें लिखना है, देखो एक बात ये भी है, अगर इस पर ये प्रगुण लगा दिया जाए तो यहां पर ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर यहां हम लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और बी डैश का डैश जब करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें ऐसा दिया गया है कि ए सममिति अपव्यू है, तो इसका मतलब ए डैश बराबर ए दिया गया है। ए डैश को ए लिखेंगे तो यहां से देखो बी डैश इंटू ए डैश को क्या लिख दें, ए लिख दें, और ये आपका बी है। अब बताओ देखो कैसे लग रहा है भाई, हमने जब इसका ट्रांसपोज किया तो हमें तो वही मिल गया। इसका मतलब अगर ए सममिति अपव्यू है तो ये भी आपका क्या है, सममिति अपव्यू है। आपको क्या लिखना है, बी डैश इंटू ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी डैश इंटू ए बी ही मिल रहा है। तो आपको लिखना है अतः बी डैश इंटू ए बी सममिति अपव्यू होगा, सममिति अपव्यू होगा। लेकिन कब होगा, आगे यहां लिख दें, यदि ए सममिति है, ए सममिति अपव्यू है तो ऐसा होगा, ठीक है। ए सममिति अपव्यू है, क्लियर बात है बच्चों। तो यहां से हमने देखा कि जब इसका ट्रांसपोज किया तो वही मिल गया, लेकिन मिला तो तभी है ना
जब ए सममिति है तब मिला है। तो अगर ए सममिति है तो बी डैश इंटू ए का ट्रांसपोज हमें वही मिल रहा है। इसका मतलब बी डैश इंटू ए बी क्या है, सममिति आव्यूह है। और दूसरी कंडीशन देखो है, दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि ए डैश, यदि ए सममिति के जगह विषम सममिति है, अगर ए विषम सममिति है, ए विषम सममिति है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ए डैश बराबर माइनस ए है। इसका क्या मतलब है, ए डैश बराबर माइनस ए है। तो इसका ट्रांसपोज देखो कितना मिलेगा, बी डैश इंटू ए बी का ट्रांसपोज कितना मिलेगा, बराबर देखो ध्यान दें। अब हमने बताया कि कभी ऐसा करते हैं कि a इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो b पहले a बाद में होता है, तो ये ए बी पहले आ जाएगा। देखो ए बी कैसे करना है, ए बी का ट्रांसपोज इंटू में बी डैश का ट्रांसपोज करना है। यहां देखो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और यहां पर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा सीधा, यहां पर बी लिख दें। आगे देखो यहां पर हमें दिया गया है कि ए विषम सममिति है, इसका मतलब ए डैश बराबर माइनस ए दिया गया है, तो हम ए डैश की जगह माइनस ए लिखेंगे। यहां ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए लिखेंगे, इंटू में बी हमारा है। यहां पर देखो माइनस पहले निकालें तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए बी हो जाएगा। बोलो इतनी बात ठीक है। तो ये देखो हमने इसका जब ट्रांसपोज किया तो माइनस में आ गया, जब इसका ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में आ गया। लेकिन माइनस में आया कब, तब आया जब ए हमारा विषम सममिति आव्यूह है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए विषम सममिति है तो इसका तो ये आपका क्या है, ये भी आपका विषम सममिति है। तो आपको क्या लिखना है, अतः बी डैश, अतः बी डैश ए बी कैसा आव्यूह है, विषम सममिति है, विषम सममिति है। यदि कब विषम सममिति है, यदि ए विषम सममिति है, ए विषम सममिति है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, अगर ए विषम सममिति है तो बी डैश ए बी भी विषम सममिति होगा, और यदि ए सममिति आव्यूह है तो बी डैश ए बी सममिति आव्यूह होगा। क्लियर बात है, यही प्रश्न में हमसे सिद्ध करवाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। यहां पर हम लिखेंगे प्रूव्ड, और यहां भी हम लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, यहां भी हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ये भी हमसे प्रूव करवाया गया है और ये भी हमें प्रूव करवाया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट करें। 6वें प्रश्न में कहता है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करिए। यदि ए आव्यूह यहां पर दिया गया है और ये ए आव्यूह के बाद एक समीकरण दिया गया है ए डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है, तो हमें एक्स वाई जेड का मान बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। यहाँ पर क्या करना है, एक्स का मान बताना है, वाई का मान बताना है और जेड का मान बताना है। ये एक्स वाई जेड के मान हमसे पूछे गए हैं। यहाँ पर हमें एक आव्यूह दिया गया है, हमें यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है कि ए आव्यूह है और उसके अवयव यहाँ दिए गए हैं 0, यहाँ 2y, यहाँ पर जेड, एक्स और ये y और ये माइनस का जेड दिया गया है, और इसके बाद में यहाँ पर x है, ये माइनस का y है और यहाँ पर ये z है। ठीक है, इतनी बात। ये a बराबर हमें दिया गया है और इसके बाद में यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, तथा ये समीकरण जो है वो इस प्रकार से दिया गया है कि a डैश इंटू ए बराबर में i दिया गया है। i का मतलब समझते हो, तत्समक आव्यूह होता है। जो आपका ए आव्यूह दिया गया है वो 3 कोट का है, इसका मतलब तत्समक आव्यूह भी आपको 3 कोट का लिखना है। बच्चों यहां पर समझो, पहला काम तो ये है कि दिया गया जो आव्यूह है उसका हम ट्रांसपोज कर लें तो हमें ए डैश मिल जाएगा। ए बराबर अगर इतना है तो बताओ ए डैश कितना होगा। ए डैश बराबर आपको लिखना है जो दिया गया आव्यूह उसका ट्रांसपोज करें तो 0 2y जेड, यहाँ पर है x और यहाँ y माइनस में z, और यहाँ पर है x माइनस में y और ये z, इसका हम ट्रांसपोज कर लें। ठीक है, अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो आपका पंक्ति है उसको हमें स्तंभ में बदलना है। 0 ये 2y लिखना है, यहाँ पर ये z लिखना है। इस वाली रो को इस कॉलम में बदल दें। इसी प्रकार ये दूसरी रो है, दूसरे कॉलम में बदली जाएगी x y माइनस का z। तीसरी रो तीसरे कॉलम में बदली जाएगी तो x माइनस y और यहाँ z लिखना है। इतनी बात ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें a डैश तो मिल गया। अब a डैश में a का गुणा करो और बराबर में i लिख दें। फिर इसके बाद हम दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करके हम समीकरण बनाएंगे और फिर x y z के मान ज्ञात करेंगे। पूरी प्रोसेस समझो।
हमें यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि दिया है, क्या दिया गया है कि a डैश इंटू ए है वो काय के बराबर है, i के बराबर है। तो अब देखो a डैश का मान तो इतना है, कितना लिखना है आपको, ये लिखना है 0, यहाँ लिखना है x और यहाँ x, और यहाँ लिखना है 2 बाई, यहाँ पर बाई और यहाँ पर माइनस का बाई, यहाँ लिखना है z, यहाँ लिखना है माइनस z और यहाँ लिखना है प्लस z। ठीक है, इसके बाद a से हम यहाँ पर गुणा करेंगे। a मतलब दिया गया आप व्यू ये है, इसको हमें लिखना है 0, ये है 2 बाई और यहाँ पर है z, यहाँ पर लिखना है x और ये बाई और ये माइनस का z लिखना है, यहाँ पर लिखना है x, ये माइनस बाई और इधर z लिखना है। ठीक है, और बराबर में क्या है, i के बराबर है। i का मतलब समझते हो आपको क्या लिखना है, i का मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लिखना है, इतनी बात। ठीक है, अब इनका देखो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। क्या करना है, इनका दोनों का आपस में गुणा करेंगे। रो बाई कॉलम गुणा करते हैं, 0 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें, x का x में गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है, और फिर x का x में गुणा करना है तो प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है। ठीक, पहली रो पहला कॉलम गुणा हो गया। पहली रो दूसरा कॉलम गुणा करना है तो देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर x इंटू बाई, ये माइनस का x इंटू बाई क्या हो जाएगा 0, ध्यान से समझो, ये 0 हो जाएगा। फिर x का बाई में गुणा x इंटू बाई, प्लस यहाँ लिखेंगे x इंटू बाई, और फिर ये माइनस में हो जाएगा कितना, x इंटू बाई हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इसके बाद में तीसरी कॉलम में गुणा करोगे पहली रो का तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में x इंटू जेड, ये 0 माइनस में x इंटू जेड हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे तो प्लस का x इंटू जेड, प्लस में x इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, पहली रो का गुणा हो गया। अब हमें इधर दूसरी रो से गुणा इसी प्रकार करना है। 2 बाई का पहले 0 में गुणा 0, फिर यहाँ पर देखो x का बाई में गुणा करोगे तो कितना होगा, प्लस में लिखना है x इंटू बाई, और यहाँ पर माइनस में लिखना है x इंटू बाई। ठीक है, अब इसी रो का हमें सेकंड वाले कॉलम में गुणा करना है। 2 बाई का 2 बाई में गुणा करोगे तो 4 बाई का स्क्वायर मिल जाएगा, 4 बाई स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो बाई और बाई का गुणा प्लस बाई स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई और बाई का गुणा बाई स्क्वायर, यहाँ भी आपको बाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरी वाले कॉलम में गुणा करोगे तो 2 बाई का जेड में गुणा 2 बाई जेड, 2 बाई जेड लिखना है। फिर यहाँ पर देखो माइनस का बाई जेड लिखना है, कितना लिखना है, माइनस में बाई जेड लिखना है, और फिर यहाँ भी देखो माइनस का ही बाई जेड मिलेगा, माइनस में बाई जेड। ठीक है, अब तीसरी वाली रो का गुणा करो भाई, इसका गुणा इसमें करोगे 0 मिलेगा, इसका गुणा यहां करोगे तो माइनस में जेड एक्स, माइनस में जेड एक्स मिल जाएगा। फिर इसका गुणा यहां करोगे तो प्लस का जेड एक्स मिलेगा, प्लस जेड एक्स लिख दें। अब सेकंड वाली कॉलम में आ जाओ तो यहां देखो गुणा करोगे 2 बाई का जेड में, 2 बाई जेड, 2 बाई जेड लिख दें। फिर यहां इसका गुणा करोगे तो माइनस का बाई जेड लिखोगे, माइनस में बाई जेड लिखोगे। ठीक है, माइनस का बाई जेड, और यहाँ इसका गुणा करोगे तो माइनस का बाई जेड, ये भी माइनस में बाई जेड लिखोगे। ठीक है, इसके बाद में ये तीसरी वाली कॉलम में गुणा कर दे तो जेड का जेड में गुणा, देखो जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस जेड स्क्वायर ही लिखना है, प्लस जेड स्क्वायर ये भी लिखना है, प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इधर बराबर में जो चल रहा है बिल्कुल वही, क्या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लिखना है, इतना। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। चलो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो ये एक्स बाई से माइनस का एक्स बाई कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, ये भी देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो एक्स बाई और ये माइनस का एक्स बाई, ये भी 0 होगा। इधर 4 बाई स्क्वायर 5 और 6 बाई स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद देखो ये 2 बाई जेड प्लस का है, 2 बाई जेड ये माइनस का हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो बाई जेड जेड एक्स माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए बाई जेड और ये बाई जेड माइनस का 2 बाई जेड, यहाँ प्लस का 2 बाई जेड, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है। जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ लिखना है 3 जेड का स्क्वायर, क्या लिखना है 3 जेड स्क्वायर लिखना है, बराबर यहाँ पर आप व्यू जो दिया है 1 0 0
010 और इसको 001 लिखना है। अब देखो दो अवयव हमारे बराबर बराबर हो गए। अगर ये दोनों अवयव बराबर होते हैं तो बराबर अवयव की क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि उसके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो 2x² के बराबर में क्या लिखना है, यहां लिख दें संगत अवयवों को बराबर करने पर। क्या लिखेंगे? संगत अवयवों को बराबर कर दें। तो यहां से देखो 2x² को 1 के बराबर लिखना है, 2x² बराबर 1। इसके बाद देखो ये 0 0 बराबर है, ये 0 0 बराबर है, यहां पर 0 के 0 बराबर है, यहां पर 6/² बराबर 1 लिखना है, 6/² बराबर भी 1 लिखना है। और यहां पर देखो नीचे वाली कॉलम में, ये रो में, यहां 3z² को 1 के बराबर, 3z² इसको हमें 1 के बराबर लिखना है। तो यहां से देखो x का मान मिल जाएगा, यहां से y और यहां से z का मान मिल जाएगा। यहां ऊपर से देखो तो 2x² बराबर 1 है ना, तो x² बराबर कितना होगा? 1/2 होगा। तब x का मान यहां से कितना होगा? +-1/√2 हो जाएगा। इधर आ जाओ, यहां देखो 6 से पहले भाग करोगे, y² बराबर हो जाएगा 1/6, तब y का मान कितना हो जाएगा? +-1/√6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहां से z² का मान निकालो तो 1/3 हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर z का मान निकालोगे तो +-1/√3। ये देखो x y z के मान हमसे जो पूछे गए थे वो हमने निकाले। ठीक है, एकदम सही है, किसी को कोई डाउट नहीं। हमारा केवल और केवल जो दिया गया प्रश्न है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ये ए दिया गया है, आई दिया नहीं है, तो आई को हमें पता होता है ना, आई का मतलब तत्समक अवयव। जिस क्रम का ये अवयव दिया जाएगा उसी क्रम का हमें तत्समक अवयव लिख देना है। तो यहाँ पर ये 3 × 3 क्रम का है, इसलिए हमने तत्समक अवयव भी लिखा है, वो 3 × 3 क्रम का लिखा है। ठीक है, a बराबर ये दिया गया है, इसका ट्रांसपोज हमने करके ये निकाल लिया। तो a × a', देखो ये क्या है? a' मतलब a का ट्रांसपोज, इनटू में a और बराबर में ये i, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बराबर में इसके लिख दिया। और इस प्रकार से संगत अवयवों की तुलना करने के बाद हमने x y z के मान निकाल लिए। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां, जल्दी से नोट करें। कहता है 7वां प्रश्न, x के मान के लिए, x के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन एक दिया गया है बराबर 0 है, मतलब उसमें x का मान पूछा गया है। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें x का मान हमसे पूछा गया है, जबकि यहां पर इस प्रकार से दिया गया है। देखो एक अवयव जो पंक्ति अवयव में दिया है 1 2 3 है, इनटू में यहां पर एक दूसरा अवयव दिया गया है, इस प्रकार से है, जिसके अवयव हैं 1 2 0 और यहां पर है 2 0 1, 2 0 1 के बाद है 1 0 2, 1 0 2, इस प्रकार से है। ठीक है, और एक तीसरा अवयव और दिया गया है जो कि स्तंभ अवयव के रूप में है, दिया गया है 0, यहाँ 2 है और यहाँ पर x है, बिल्कुल ठीक है। और ये बराबर में 0 दिया गया है। 0 का मतलब समझते हो, ओ जैसा बड़ा सा ओ सा बना देते हैं, तो ये शून्य अवयव कहलाता है। इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, उसको इस प्रकार से लिखते हैं, 0 बड़ा 0 बना देते हैं, ओ जैसा मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका 0 बना हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? शून्य अवयव दिया गया है। तो अगर ऐसा दिया जाए तो यहाँ x जो है ना, इस x का मान हमसे पूछ लिया गया है। बड़े आराम से पहले देखो एक काम करो, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहला ये अवयव, इसको अभी फिलहाल 1 2 3 ऐसा लिख दें, ज्यों का त्यों। इन दोनों का देखो गुणा करेंगे हम। कभी जब अवयव का गुणा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पहले में देखो, यहाँ पर पहले में जो स्तंभों की संख्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए तो गुणा हो सकता है, अदरवाइज गुणा नहीं हो सकता। यहाँ देखो एक पंक्ति, यहाँ 2 पंक्ति, यहाँ 3 पंक्ति, पंक्ति नहीं सॉरी, यहाँ एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ हो गए कि नहीं? 3 पंक्तियां हैं, देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या की होती है तो गुणनफल संभव होता है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं होता है। यहाँ इसका इसमें गुणा हो सकता है। कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम करते हैं। देखो ध्यान दें, यहाँ पर पंक्तियां कितनी हैं? 3 है। यहाँ पर पंक्तियां कितनी है? 3 है। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 पंक्तियां मिलेंगी। ध्यान से समझो, देखो इसका पहले 0 में गुणा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 का x में गुणा देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी वाली पंक्ति की बारी आती है तो यहाँ पर हमें 0 लिखना है, फिर इसके बाद ये भी देखो 0 लिखना है, फिर 1 का x में गुणा x हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति का गुणा करो, 0 मिलेगा,
प्लस ये भी 0 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 2x मिलेगा, और बराबर में यहाँ देखो ये 0 अवयव दिया गया है, इसको हम 0 0 ऐसे लिख लें, 0 0 0 0 0 0, और यहाँ चलो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही बना रहने दें, बाद में देखेंगे। 0 मतलब 0 अवयव। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर हमें दिया गया है 1 2 3, क्या दिया गया है 1 2 3, ठीक है 1 2 3 दिया गया है। और इसके बाद में ये देखो क्या मिल गया हमें 4, तो यहाँ मिला है, यहाँ x मिला है, यहाँ पर 2x मिला है, ठीक है, और बराबर में इधर 0। अब देखो इधर पंक्ति है, एक स्तंभ है, एक गुणा हो सकता है बिल्कुल, सॉरी फिर से समझो, इस यहाँ पर पंक्ति, ये स्तंभ कितने हैं 1 2 3 स्तंभ हैं, पंक्तियां कितनी हैं 1 2 3 पंक्तियां हैं, स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या के है, इसका मतलब गुणनफल यहाँ भी संभव है, कर देते हैं गुणा। देखो ध्यान दें, इसका 4 में गुणा, 4 एकम 4, इसका यहाँ गुणा, प्लस यहाँ देखो गुणा करोगे 2x, प्लस इसका यहाँ करोगे तो प्लस का 6x लिखोगे, कितना लिखोगे 2x प्लस 6x लिखोगे, और बराबर इधर 0 चल रहा है, 0 लिख दें। इसके बाद 4 2 6 और 2 8, 4 प्लस 8x लिखोगे, और बराबर में इधर 0। तो इस तरीके से देखो 4 प्लस 8x बराबर 0 लिख दें, और 8x बराबर इधर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8x बराबर में माइनस का 4, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 4/8, और यहां से देखो x का मान कितना मिलेगा माइनस का 1/2, जो हमसे पूछा गया था, ठीक है, ये आंसर है बच्चों। क्लियर बात है। क्या करना है, पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर लें, फिर जो गुणनफल आया उसका इसके साथ गुणा कर लें, और गुणा करने के बाद बस x का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा, सिंपल सा काम है, ठीक है। और ये बहुत ही मजेदार, बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, इसको जरूर आप अच्छे से नोट कर लें। वैसे हम ये कहेंगे कि 7वां प्रश्न और 9वां प्रश्न पर आए, ध्यान से समझो, 7वां और 9वां प्रश्न लगभग सिमिलर हैं, बिल्कुल एकदम। 9वां प्रश्न भी ऐसा ही है, ठीक है। अब चलो 8वां प्रश्न की बारी आती है, 8वां देखते हैं। इसको रब करके 8वां प्रश्न देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि a कोई अवयव a दिया गया है, देखो ऐसा हमें दिया गया है कि यदि एक अवयव a बराबर है, वो कितना है, देखो 3 1 माइनस का 1 और ये 2, a बराबर है, ठीक है, a बराबर है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। देखो कितना सिद्ध करना है, यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि a का स्क्वायर माइनस में 5a और यहां पर है प्लस में 7i, और ये बराबर है 0। हमें ये 0 के बराबर सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो पहले तो a² निकालेंगे, a तो हमारा रखा है, बिल्कुल ठीक है। i का मतलब भी हमें पता है, i का मतलब तत्सम का व्यू लिखना है, किस कोटि का, 2 कोटि का लिखना है, क्योंकि a 2 कोटि का है ना, तो हमें a जो 2 कोटि का दिया जाए तो हम i को भी 2 कोटि का ही लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, देखो पहले a² निकालेंगे, क्या करेंगे, a का a में गुणा कर दें, a² मिल जाएगा, a इंटू a, ठीक है। और a बराबर हमें यहां दिया गया है 3 1 माइनस 1 2, और इसमें इसी का गुणा कर दें, 3 1 माइनस 1 2 से गुणा कर दें। सिंपल है, बिल्कुल एकदम सिंपल। कैसे गुणा करते हैं, गुणा करने के लिए हम रो बाई कॉलम गुणा करते हैं, तो 3 3 का 9, और यहाँ 1 का -1 में गुणा -1 हो जाएगा। इस रो का यहां गुणा करोगे, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 1 का 2 में गुणा +2, तो ये हो गया पहली रो का गुणा। अब दूसरी रो पर नंबर आते हैं, देखो माइनस में 3 और माइनस का ही 2 लिखना है, देखो इसका यहां गुणा करना है, इसका यहां करना है, और फिर इसके बाद माइनस का 1 और 2 का 2 में गुणा प्लस में 4, हो गया गुणा भाई। तो a² तो हमने निकाल लिया, देखो यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ -5 होगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये आपका a² हमने निकाल लिया। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या, जो भी हमें चाहिए यहाँ समझते हैं। देखो हमें यहाँ से LHS लेनी है, RHS सिद्ध करनी है। LHS क्या है, ये लिखा है a², माइनस में लिखा है 5a, प्लस में लिखा है 7i। देखो इस प्रकार से लिखा है, ये a² का मान माइनस 5a का मान प्लस 7i, ये टोटल जो LHS है ना, उसके जो मान है ना, ये रख देते हैं।
ए स्क्वायर का ये मान लिख दें, 5 इंटू ए का मान ये लिख दें, और 7 इंटू आई का मान तो जानते ही है। तो पहले हमें ए स्क्वायर लिखना है। ए स्क्वायर को कितना लिखोगे 8, 5 और माइनस का 5 और इधर लिखना है 3। देखो ए स्क्वायर हो गया, माइनस में 5 और इधर ए लिखना है। ए मतलब ये वाला व्यू, 3 1 माइनस 1 2 ये लिखना है, प्लस 7 और आई का मतलब हमें पता ही है, आई का मतलब क्या है 1 0 0 1, ये है आई। ठीक, चलिए बराबर। इसके बाद देखो क्या करना है, यहां तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 8 5 माइनस का 5 3 ऐसा ही रखना है। लेकिन यहां देखो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रत्येक अवयव में 3 5 15, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 यहां मिलेगा, माइनस का 5 यहां मिलेगा, और 5 दूनी 10 देखो यहां मिलेगा। 5 से सिर्फ गुणा किया, माइनस से नहीं किया, माइनस हमारा जहां है वहीं बना रहेगा। ठीक है, 7 का अब इधर गुणा करोगे तो 7 का 1 में गुणा 7, यहां 0 और यहां पर 7। अब आगे देखो क्या करते हैं, संगत अवयव जोड़ते हैं और घटाते हैं। ये हमारा 8 यहां पर है लिखा है, माइनस में 15 और यहां पर लिखा है 7, ये संगत अवयव कहलाएंगे। तो 8 और 7 15, 15 में से देखो 15 घटाओ, यहां लिख दें 8, यहां माइनस का 15 प्लस का 7, तीनों यहां पर देखो इस प्रकार लिखें, 8 माइनस 15 प्लस 7, यहां है 5, यहां है देखो माइनस 5, ध्यान से समझना है। यहां ये माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब सारे अवयव माइनस के लिखने हैं, यहां पर प्लस में 5 लिखना है, ये लिखना है माइनस का 5 और इधर प्लस 0। ठीक है, यहां पर आओ, ये माइनस का 5 लिखा है, कितना लिखा है माइनस का 5, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 और इधर देखो 0, और इसके बाद यहां पर देखो 3 और यहां पर माइनस में 10 लिखना है, कितना लिखना है माइनस का 10 और प्लस में 7 लिखना है, प्लस 7। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इतनी बात ठीक है, तो अब बिल्कुल ठीक हो गई सारी बातें। कैसे, 8 7 15 में से 15 घटाओ 0 लिखें, 5 में से 5 घटाएं 0 लिखें, माइनस का 5 प्लस 5 0 लिखें, और यहां पर देखो 7 और 3 10 में से 10 घटाओगे 0 मिलेगा। अब देखो इसको क्या कहोगे बच्चों, जीरो अवयव कहोगे कि नहीं। ये जीरो अवयव मिल रहा है, जो हमसे देखो सिद्ध करवाया गया था, बराबर में 0 सिद्ध करवाया गया, मतलब ये RHS आ गया। हम LHS लेकर चले, RHS हमने प्रूव कर लिया, मतलब सिद्ध होता है यदि a का मान इतना है तो ये बराबर 0 होता है, सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं प्रूव्ड। क्लियर है, और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है भाई। 9वें प्रश्न में भी हमने जैसा कि बताया कि 7वां और 9वां बिल्कुल एकदम सिमिलर हैं, एकदम सिमिलर। तो मेरे ख्याल से अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी मैसेज देकर हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप 9वां प्रश्न आपके लिए हम होमवर्क छोड़ते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये आपका थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, यहाँ पर इबारत लिखी हुई है, इसको ध्यान से पहले पढ़ना होता है और इसके बाद इसका हमें हल मिलेगा। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10वां। यहां पर देखो 10वें प्रश्न में लिखा है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X Y Z का उत्पादन करता है। क्या करता है, 3 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की बिक्री, वार्षिक बिक्री नीचे सूचित या निर्देशित है। बिल्कुल ठीक है। तो हमसे प्रश्न कहता है, चलो जो प्रश्न कहता है उसको हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, यहां पर देखो ऐसा लिखा है बाजार, पहला बाजार दूसरा बाजार, 2 बाजारों में ये कुछ वस्तुएं बेची जा रही हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं देखो ध्यान दें, X Y Z ये उत्पादन की गई कुछ वस्तुएं हैं। यहां पर लिखें उत्पादन, उत्पादन किनका किनका उत्पादन हुआ है, X Y Z 3 प्रकार की वस्तुओं का। यहां पर देखो ये है हमारा कितना 10,000 उत्पादन हुआ है, और यहां पर 2,000 उत्पादन हुआ है, और यहां पर 18,000 वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। मान लेते हैं ये X हैं, ये Y हैं और ये Z X Y Z 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। और यहां पर देखो, यहां पर ये दूसरे बाजार में जो वस्तुएं बिकने गई हैं
वो आपकी देखो 6000 है, यहां पर 20000 है और ये आपकी 8000 है। ठीक है, ये 8000 है। इस प्रकार से देखो हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब हमसे प्रश्न ये कहता है, पहला प्रश्न आपका ये है नंबर ए। क्या कहता है? कहता है कि यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपये है तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करिए। मतलब प्रश्न ये कहता है कि पहले बाजार में बेचने कोई वस्तु हम गए, कौन कौन सी वस्तुएं? ये तीनों वस्तुएं हम पहले बाजार में बेचने गए। तो प्रश्न कहता है पहली जो एक्स इकाई की एक्स वस्तुएं हैं, ये वाली वस्तुएं हैं, उनको एक इकाई बेचने में, एक वस्तु बेचने में कितना? 2.5 रुपए की वो वस्तु है, ये वाली वस्तु 1.5 रुपए की है और ये वाली वस्तु 1 रुपए की है। तो यहां पर एक काम करो, इनको हम क्या कर दें, आपको पता है कि अगर एक वस्तु 2.5 रुपए की है, 1.5 की है, तो 1000 कितने की हो जाएंगे? 1000 है, 10,000 एक बार देख लेते हैं, 10,000 है बच्चों। यहां पर थोड़ी गलती हो गई, यहां 10,000 है भाई। एक वस्तु अगर 2.5 रुपए की बिक रही है तो यहां पर 10,000 वस्तुएं कितने होंगी? उसका यहां पर 2.5 का इसमें गुणा करेंगे, 2.5 का यहां गुणा करेंगे तो यहां पर उसका मूल्य निकल आएगा। इसी प्रकार 22 वस्तुएं, 1.5 रुपए की एक वस्तु है और 2000 वस्तुएं हैं तो कितने की होंगी? यहाँ 1.5 का गुणा करेंगे। और इसी प्रकार एक वस्तु 1 रुपए की है तो ये आपकी 18,000 वस्तुएं 18,000 की हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसके लिए देखो हमें कुछ 2 आव्यूह बनाना है। पहले तो हमें एक उत्पादन के लिए आव्यूह बनाना है, उत्पादन के लिए आव्यूह बनाना है। उत्पादन के लिए हम मान लेते हैं कि एक आव्यूह हमारा ए है, जिसको हम इस प्रकार लिख दें। देखो जैसा लिखा है बिल्कुल वही लिख दें। कितना? 10,000, यहां पर 2,000 और यहां पर 18,000। ठीक है, और यहां पर दिया गया है 6,000 और यहां पर दिया गया है 20,000 और इधर है 8,000। ठीक है, 8,000। क्लियर बात है। ये ए आव्यूह हो गया। काय के लिए? उत्पादन जो किया गया ना वो हमने लिख लिया। अब देखो यहां पर जो बिक्री हुई है, बिक्री के लिए जो हमने यहां पर बाजार में कीमत समझो है ना, कीमत कितनी है? विक्रय मूल्य जो दिया गया है वो आपका 2.5 रुपए। तो यहां पर लिख लें विक्रय मूल्य के लिए भी आप एक विक्रय मूल्य, इसके लिए भी एक आव्यूह बना लें। विक्रय मूल्य के लिए हम यहां एक दूसरा आव्यूह बी बना देते हैं। और बी आव्यूह किस प्रकार से लिखना है? देखो ये 2.5 रुपए, एक की कीमत 2.5 रुपया है, इस बाई वाले की कीमत एक की कितनी है? 1.5 रुपया है और यहां पर जेड वाले की कीमत, एक इकाई की कीमत कितनी है? 1 रुपये है। अब आप ऐसा कहोगे कि ये हमने ऐसे लिखा है, ये इसको ऐसे क्यों लिख दिया, हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा? बच्चों तो अब कभी गुणा करके ही तो हम यहाँ पर मूल्य निकालेंगे। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा करेंगे। और गुणा होता है रो बाई कॉलम। अगर हम यहाँ कॉलम नहीं बनाएंगे तो गुणा नहीं होगा। तो याद करिए यहाँ पर हमें कॉलम बना के लिखना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पूछा गया है, कि प्रत्येक बाजार में कुल आय कितनी हुई ये बताओ। अगर सब चीजें ये बिक जाएं तो कुल आय कितनी हुई? तो आपको यहां लिखना है कुल आय। कुल आय बराबर क्या करोगे? देखो दोनों का गुणा करेंगे। किसका किसका? ए इंटू बी, ए और बी दोनों का गुणा कर दें। यहां पर दिया गया है देखो 10,000, फिर यहां पर दिया है 2,000, यहां पर दिया गया है 18,000 और यहां पर दूसरी वाली रो में 6,000, इधर दिया गया है 20,000 और इधर दिया गया है 8,000। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है? गुणा करना है बी से। बी का मतलब 2.5, 1.5 और 1। ठीक है, गुणा कर दें तो बस कुल आय यहां पर ज्ञात हो जाएगी। कुल आय ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां कैसे करते हैं भाई? वही काम, रो बाई कॉलम गुणा कर दें। तो इसका यहां गुणा करोगे, 10,000 का 2.5 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 25 पर हम यहां पर 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 में 2.5 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। ठीक बात है। इसके बाद इसका गुणा इसमें। अब यहां देखो 1.5 का गुणा करो तो 20 × 30 मतलब ये हो जाएगा आपका 3,000। कितना हो जाएगा? ठीक है, 3,000। 2,000 है ना, 1.5 गुना करना है, 3,000 हो जाएगा। और 1 का 18 में गुणा तो यहां पर लिख दें, एक थोड़ी गलती होगी, प्लस का निशान लगाओ,
3000 और प्लस यहां कितना लिखोगे, प्लस यहां लिखोगे 18,000। ठीक है। अब यहां देखो दूसरे वाले रो में इसी प्रकार गुणा करना है, तो यहां 6 का गुणा करोगे 25 में, तो हमें लिखना है 25 छक्का 150, मतलब 15,000 लिखना है। कितना लिखना है, 15,000, प्लस इसका गुणा 1.5 में करोगे तो यहां पर देखो 15 दूनी 30, मतलब 30,000 हो जाएगा, 30,000 लिख दें। और प्लस में यहां पर देखो इसका गुणा यहां करोगे तो कितना हो जाएगा, 8,000, 8,000 लिख दें। ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आपने देखा कि यहां पर ये 25,000 और 3 28,000, 28,000 में 18,000 जोड़ोगे तो 28 और 46,000 हो गया है। 25 3 28, 28 और 8 जोड़ दें, 28 और 8 36 और 46, बिल्कुल ठीक है। 46,000 तो देखो ऊपर हो गया। नीचे देखो इनका सबका योग कितना होगा, 15 और 15,000, ये 45,000 हो गया। 45 में 8 जोड़ो, 8 5 13, मतलब 53,000 ये हो गया। कितना हो गया, 53,000 ये हो गया। ठीक है, क्लियर बात है। 8 3 11, 11,000 सॉरी 30 और 8 38 हो गया। 38 में 5 जोड़ दो तो 43 53, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने कुल आय निकाली। देखो पहले बाजार में जो बिक्री हुई उसकी कितनी आय है, टोटल 46,000 रुपए की वस्तुएं बिक गई। दूसरे बाजार में कितनी, 53,000 की बिची। तो आपसे यहां पर यही तो पूछा गया है कि प्रत्येक बाजार में कुल कितनी आय हुई। तो आपको लिखना है क्या लिखना है, प्रथम बाजार में आय, या से लिख दो, प्रथम बाजार से आय। प्रथम बाजार से जो आय हुई है वो कितनी हुई है, 46,000 रुपए। 46,000 रुपए प्रथम बाजार से आय हुई है। और दूसरे बाजार से जो आय हुई है वो कितनी होगी, दूसरे बाजार से आय बराबर कितनी लिखनी है, 53,000 रुपए। 53,000 रुपए की वस्तुएं ये दूसरे बाजार में बिक्री हो गई। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर एक प्रश्न और यहां पर पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है कि ऐसा लिखा है, देखो एक और यहां पर बात पूछी गई कि यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपया है, 1 रुपया है और 50 पैसे है, मतलब यहां पर इसकी लागत कितनी आई, यहां पर इसकी लागत x वस्तुओं की लागत कितनी आई, यहां लिखा हुआ है कि उसकी लागत आई है 2 रुपए। और दूसरे प्रकार की जो y वस्तुएं उनकी लागत आई है 1 रुपए। और तीसरे प्रकार की जो वस्तुएं हैं z वाली उनकी लागत आई है 50 पैसे। ठीक है। तो इसके लिए भी देखो एक तीसरा यहां पर लागत के लिए यहां पर एक आपको अलग से अब अवयव बनाना पड़ेगा। लागत के लिए देखो, लागत के लिए यहां पर एक अवयव बना लें। यहां पर इस अवयव को सी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लें, सी। तो सी बराबर कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। सी बराबर भी इसी प्रकार लिखना है कि हमें स्तंभ के रूप में लिखना है। यहां लिखना है 2 और ये आपका है 2 और यहां पर 1 और यहां पर 50 पैसा। 50 पैसे को रुपए बनाओगे तो 0.50 लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास लागत के लिए हमने एक अवयव बना लिया। अब हमें कुल लागत निकालनी है। कुल लागत बराबर, कुल लागत देखो, कुल लागत बराबर क्या करना है, आपको लिखना है। देखो ये अवयव ए है ना, ए अवयव आपका ये है, इसमें गुणा करना है काय से, सी से। देखो ध्यान दें, यहां पर ऐसा कहा है कि 10,000 है ना, 10,000। एक की कीमत कितनी है, एक की लागत कितनी है, 2 रुपए है। तो यहां पर हमें 10,000 की लागत निकालनी है, तो क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसी प्रकार तो गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। देखो ए का मान कितना है, यहां पर देखो ए का मान कितना, थोड़ा पीछे से लिख लें। ए का मान यहां पर लिखना है 10,000 और ये लिखना है 2,000 और फिर लिखना है 18,000। ठीक है, और इसके बाद यहां पर लिखना है 6,000, यहां पर लिखना है 20,000 और इसके बाद यहां लिखना है 8,000 लिखना है। ठीक है, इनटू में सी, और सी का मतलब आपको लिखना है 2 1 और दशमलव का 5 0 ऐसा लिख दें। इनका गुणा कर दें, गुणा करते ही देखो आंसर आएगा। देखो ध्यान दें, यहां पर पहले 2 का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10 का दूना 20,000, यहां लिखना है 20,000 और प्लस यहां 1 से गुणा करोगे तो 2,000 मिलेगा और प्लस यहां देखो यहां पर 18,000 में 0.5 से गुणा करोगे तो हमें 9,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 9,000। ठीक है,
18 पंची 90, 9,000 मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार यहां देखो 6 दूनी 12, यहां लिख दें 12,000, प्लस यहां देखो 1 से गुणा करोगे तो 20,000 रहेगा, 20,000, और प्लस यहां पर 8 पंचे 40, 4,000 लिखना है। ठीक है, 4,000 लिखना है। तो इस प्रकार से देखो यहां पर हमने कुल लागत निकाल ली 20,000 और 20 2 22, और 22 में अगर हम 9 जोड़ दें, 22 और 9 होता है कितना, 22 और 9 31, 31,000 रुपए तो लागत आ गई। पहले वाले बाजार में जो बिक्री हुई उसकी लागत कितनी है, 31,000 रुपए। ठीक है, यहां पर देखो 12,000 और 20 32,000, 32 और 4 36,000 रुपए देखो यहां दूसरे बाजार में जो बिक्री हुई उसकी लागत आ गई। जो टोटल हमें यहां पर वस्तुएं बेची गई, पहले बाजार में जो बिक्री हुई है उसकी लागत कितनी आई थी, 31,000, और दूसरे बाजार में जो वस्तुएं बिकी हैं उसकी लागत कितनी आई है, 36,000। अब प्रश्न कहता है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ। तो यहां से देखो अब हम लिखेंगे पहले बाजार, प्रथम बाजार से लाभ कितना हुआ। ध्यान से समझो, प्रथम बाजार से कितना लाभ हुआ। प्रथम बाजार से आय तो हो गई थी 46,000 रुपए, और उसमें खर्च हो गया 31,000 रुपए। तो भाई 46,000 में 31,000 घटा देंगे तो हमें लाभ, पहले बाजार से लाभ मिल जाएगा। हमें लिखना है 46,000 और माइनस में लिखना है 31,000। 46,000 में 31,000 घटा के लिख दें। यहां पर देखो 3 जीरो तो ज्यों की त्यों यहां पर घटा के लिखें, और यहां पर 6 में से 1 घटाओगे तो यहां 5 मिलेगा, और ये 15,000 रुपए देखो लाभ हो गया। पहले वाले बाजार से लाभ कितना हुआ, रुपया 15,000 का लाभ हो गया। इसी प्रकार देखो दूसरे वाले बाजार से लाभ निकालो, सेकेंड वाले बाजार से लाभ कितना हुआ, इससे लाभ निकालो। तो इससे लाभ बराबर देखो उसी प्रकार से करना है। सेकेंड वाले बाजार में कुल टोटल 53,000 रुपए की वस्तुएं बिकी थी, और उसमें से खर्च कितना हो गया, देखो ध्यान दें, उसमें से ऐसे कहें लागत कितनी आ गई, जितनी लागत आ गई वो घटा दी जाए तो प्रॉफिट निकल आएगी। लागत हमारी कितनी आ गई थी, देखो ध्यान दें, ये लागत हमारी 36,000 आ गई थी। तो 53,000 रुपए में से 36,000 घटा दें, यहां लिख दें 53,000, और माइनस का इधर लिख दें 36,000। ठीक है, तो यहां से देखिए मिलेगा कितना, 0 0 0, और इधर देखो 13 में से 6 घटाओगे 7 मिल जाएगा, और इधर 1। ठीक है, तो दूसरे वाले बाजार से जो लाभ हुआ है वो रुपया कितना है, 17,000। पहले बाजार से लाभ हुआ रुपया 15,000, और दूसरे बाजार से लाभ हुआ रुपया 17,000। ये प्रश्न हमसे कह रहा था कि भाई दोनों बाजारों से कितना कितना लाभ हुआ, अलग अलग आपको बताना है। तो प्रथम बाजार से जो लाभ हुआ वो 15,000 रुपए है, और दूसरे बाजार से जो लाभ हुआ है वो 17,000 रुपए है। ठीक है बच्चों, इतना ही तो है। देखो देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत हमें यहां पर दी गई है, तो कुल लाभ ज्ञात करिए, ऐसा कहा गया है। तो अगर कुल लाभ की बात करी जाए तो यहां दोनों को जोड़ दो। पहले बाजार से लाभ ये है, दूसरे बाजार से लाभ ये है, दोनों बाजारों से कुल लाभ कितना होगा, 15 प्लस 17 मतलब 32,000 है ना। कितना हो जाएगा, 15 और 17 32 होगा ना। तो 32,000 रुपया टोटल दोनों बाजारों से लाभ हुआ है। अगर आप टोटल बाजार से लाभ लिखना चाहें, दोनों बाजारों से लाभ, क्या लिख दें यहां पर, दोनों बाजारों से कुल लाभ, क्या लिखो, कुल लाभ बराबर। तो यहां पर हमें दोनों को जोड़ के लिखना है 15,000 और प्लस में लिखना है 17,000। 15,000 17,000 का योग करोगे तो कितना आएगा, यहां पर हमें लिखना है 32,000 रुपए। टोटल 32,000 रुपए का लाभ हुआ जब यहां पर सब टोटल इकाइयां बिक गई तब। ठीक है, ये हमारा देखो आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से, ये थोड़ा इबारती प्रश्न था, बिल्कुल सिंपल है, एकदम कुछ नहीं है, बस इसको याद तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कैसे कैसे करना है। जो यहाँ पर हमें उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं उनको हम आव्यूह ए मान लेते हैं, जो हमें विक्रय मूल्य दिया गया है उसको हम बी मान लेते हैं, फिर दोनों का आपस में गुणा कर दें तो ये कुल आय निकल आएगी। और कुल आय के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमसे कहता है कि पहले बाजार में कितनी आय हुई, दूसरे में कितनी हुई, तो आपको लिखना है पहले बाजार में 46,000 और दूसरे बाजार में 53,000 रुपए यहाँ पर बिक्री हो गई, मतलब आय हो गई। आय मतलब आमदनी आ गई। ठीक है, उतने पैसे आ गए। अब कहता है कि लागत के लिए, लागत कितना है, प्रत्येक इकाई की लागत है 2 रुपए, 1 रुपए और 0.50 मतलब 50 पैसे।
तो कुल लागत कितनी आएगी, ए में हम 6 से गुणा कर देंगे तो ये लागत आ गई। ठीक है, पहले बाजार में लागत आई 31,000, दूसरे बाजार में लागत आई 36,000, तो भाई बिक्री टोटल हुई पहले बाजार में 46,000 रुपए की। अब उसमें से लागत घटा दें, लागत कितनी 31,000 रुपए जो घटा दें तो यहां से हमें पहले बाजार से लाभ मिल जाएगा 15,000 रुपए। इसी प्रकार दूसरे बाजार से आय हुई 53,000 रुपए और उसमें लागत आई 36,000 रुपए, तो यहां से हमें 53,000 में से 36 घटा देना है, 17,000 रुपए ये लाभ मिलेगा दूसरे बाजार से। दोनों बाजारों से कुल लाभ कितना होगा, दोनों को जोड़ दें, सिंपल बात है। चलो तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका 10वां। आगे आते हैं, देखो जल्दी से नोट करें। 11वां प्रश्न देखो क्या कहता है भाई। 11वें प्रश्न में कहा है एक आव्यूह कोई x है उसको ज्ञात करना है। x आव्यूह को ज्ञात करना है। यदि x आव्यूह और एक आव्यूह और दिया गया है, इनका दोनों का गुणनफल बराबर एक अन्य आव्यूह के बराबर है तो x का मान कितना है। तो यहाँ पर देखो x आव्यूह, इसका मान हमें ज्ञात करना है और ये आव्यूह x और एक आव्यूह यहाँ पर दिया गया है, देखो 1 2 3 और यहाँ पर है 4 5 6। इसमें x से गुणा बराबर में यहाँ पर दिया गया है कितना, -7 -8 -9 और यहाँ दूसरे वाले रो में हमें 2 4 6 से दिया गया 2 4 6। ठीक है, इस प्रकार से दिया है, हमें x का मान बताना है। तो बच्चों x आव्यूह कोई इस प्रकार से मानो कि भाई इसमें हम गुणा कर सकें। यहां देखो x आव्यूह की बात समझो, x आव्यूह कितना होगा। यहां पर ये x आव्यूह हम इस प्रकार से मान लें कि माना x बराबर, देखो ध्यान दें ये पहला आव्यूह है ये दूसरा है, इन दोनों को आपस में करना है गुणा। तो गुणा तभी संभव होता है जब इसमें स्तंभ और इसकी पंक्तियां बराबर हो। तो पंक्तियां तो इसमें 2 है तो इसका मतलब 2 स्तंभ हमें यहां चाहिए। इस प्रकार से हम x मान लें कि इसमें 2 स्तंभ हो, तो a b c d, देखो 2 स्तंभ वाला हमने लिख दिया, 2 स्तंभ है इसमें। ठीक है कि नहीं, 2 स्तंभ में, तो 2 स्तंभ वाला कोई आव्यूह होगा उसी का इसमें गुणा हो सकता है। तो हम यहां मान लेते हैं x बराबर ये कोई आव्यूह है जिसके अवयव हैं a b c d। ठीक है, अब यहां पर देखो x का मान लिखें और इसका इसमें गुणा करें और बराबर में इसके लिखें। तो इस तरीके से देखो यहां पर करना है। x का मान हमने मान लिया कितना, a b यहाँ c और यहाँ पर d, और इसके साथ में हमें गुणा करना है 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, इतना देखो हमें इससे गुणा करना है। बराबर में यहाँ पर हम लिखेंगे -7 -8 और -9 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 4 और ये 6 लिखेंगे। ठीक है, 2 4 6। अब देखो इनका दोनों का गुणा कर लेते हैं। कैसे गुणा करते हैं, रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। देखो ये वाली रो है ना, इस कॉलम में गुणा करना है। तो यहां पर देखो a का 1 में a बन जाएगा, 4 का b में +4b लिखना है। ठीक है, अब इसी रो का यहां गुणा करोगे, देखो इसका इसमें 2a लिखना है +5b लिखना है। बिल्कुल ठीक है, 2a +5b मिल जाएगा। फिर इसी रो का यहां गुणा करोगे तो 3a +6b लिखना है। ठीक है, पहली रो का गुणा हमने कर लिया, आप दूसरी रो का गुणा करो तो यहां पर लिखना है देखो c +4d लिखना है, c +4d, 2c +5d लिखना है, 2c +5d, इधर 3c +6d लिखना है, 6d। ठीक है, ये हो गया देखो गुणा। और बराबर में इधर देखो ज्यों का त्यों -7 -8 -9, और इधर आपको नीचे वाली रो लिखनी है 2 4 6 लिखनी है, 2 4 6। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 अवयव आपके समान हो गए। समान अवयव तभी होते हैं जब उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो यहां देखो ये इसके संगत है, ये इसके संगत है और ये इसके संगत है। यहां पर संगत अवयवों को समान करेंगे तो यहां पर कुछ इक्वेशन बन जाएंगे, 4 इक्वेशन। देखो कैसे कैसे, 1 2 3 4, 4 को 6 बन जाएंगे। देखो यहां पर समझो a + 4b को तो -7 के बराबर लिखना है। यहां लिख दें संगत अवयवों को बराबर करने पर संगत अवयव बराबर कर दें तो ये हो जाएगा a + 4b बराबर -7 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गया। यहां देखो 2a + 5b और ये बराबर में कितना हो जाएगा, -8, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां देखो ये आपका 3a + 6b
और ये बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे वाली रो में ऐसी तुलना करके यहाँ पर 3 इक्वेशन यहाँ भी बन जाएंगी। c प्लस 4d, क्या लिखोगे, c प्लस 4d बराबर में 2 लिखना है। यहाँ देखो यहाँ पर लिखना है 2c प्लस 5d बराबर में क्या लिखना है, बराबर में आपको 4 लिखना है। और इसके बाद यहाँ देखो 3c प्लस 6d, इसके बराबर में क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो 3 इक्वेशन देखो यहाँ बन गए, ये चौथा हो गया, यहाँ पर ये आपका 5वां हो गया और ये आपका 6वां हो गया। बस इनको हम कैसे भी कैसे हल करके ABCD के मान ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल सा। देखो पहले तो कोई इनमें से 2 इक्वेशन लें, A और B में, यहाँ पर चाहे पहला दूसरा ले लें, चाहे दूसरा तीसरा ले लें, या पहला तीसरा भी ले सकते हो। जो भी आपको सरलतम रूप में हल करने से AB के मान हम ज्ञात कर सकें, उन समीकरणों को लेकर हम AB के मान इनसे ज्ञात कर लेंगे। और यहां से 2 समीकरण कोई 2 लेके CD के मान ज्ञात कर लेंगे। तो जब हमें ABCD चारों के मान मिल जाए तो हम यहां लिख देंगे, बस हमारा समझो X जो आव्यूह है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पहले हम इन 2 समीकरणों से, इनसे देखो पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कोई 2 समीकरण चुनेंगे। देखो मान लो हम यहां पर विलोपन करते हैं, तो विलोपन में तो हमें A कैंसिल करना है या B कैंसिल करना है। A कैंसिल करोगे बहुत आसान से, यहां पर 2 का गुणा कर दो तो 2A हो जाएगा, बस इसमें से इसको घटाओगे तो A कैंसिल हो जाएगा, B का मान निकल आएगा। ठीक है कि नहीं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें, क्या लिख दें, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर देखो हमें क्या मिलेगा, 2A प्लस 8B, क्या लिखेंगे, 2A प्लस 8B, और इधर माइनस का 7 दूनी 14, माइनस में 14 मिलेगा। और इसमें यहां इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इस वाले को 2A प्लस 5B, 2A प्लस 5B और बराबर माइनस का 8, बराबर में माइनस का 8, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब घटा दें, घटाने से ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यहां लिखना है घटाने पर। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3B और इधर बराबर में देखो माइनस का बचेगा 6, ध्यान से समझो। 14 में से 8, ये प्लस का है ना 8, तो माइनस का 14 और प्लस का 8, माइनस का 6 बचेगा। 3 से भाग करोगे तो B बराबर -2। देखो एक अब हमने ढूंढ लिया, B बराबर -2। अब इस B की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी। यहां लिख दें B बराबर -2, समीकरण कहां लिख दें, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, पहले वाले समीकरण में रख देते हैं। देखो यहां पर A प्लस 4 इंटू B का मान माइनस का 2 लिखेंगे और बराबर में इधर माइनस का 7। ठीक है, यहां देखिए A की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस में 7 प्लस में 8। देखो ये माइनस का 4 दूनी 8, माइनस का 8 इधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 8 प्लस का माइनस का 7, तो कितना बचेगा 1। तो यहां देखिए A बराबर हमें 1 मिल गया, A बराबर 1 मिल गया, B बराबर -2। अब यहां से देखो कोई 2 समीकरण ले लें और इनको हल करके CD के मान ज्ञात कर लें। समीकरण ये चौथा है ना, चौथा, इसमें 2 का गुणा कर दो, 2C है, 2C से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में 2 का गुणा कर दें। क्या लिख दें, समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर, चलो यहां पर कर देते हैं 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 2C, यहां हो जाएगा 4 दूनी 8D, और यहां पर 2 का गुणा करोगे तो 2 का 2 में गुणा 4। ठीक है, और ये आपके पास है 2C प्लस 5D और बराबर में ये भी 4 है। देखो जब घटाओगे माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, देखो 4 से 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 8D में से 5D घटाओगे 3D बराबर 0, तो D बराबर 0। ठीक है, अब D की वैल्यू है वो यहां कहीं भी रख दो। D का मान 0 अगर यहां रख दिया जाए तो देखो क्या होगा, D का मान समीकरण हम कहां रखेंगे, 4 में रखेंगे। 4 में रखने पर रख देते हैं, देखो D का मान यहां रखेंगे, C प्लस 4, D का मान 0 लिखो, बराबर में 2 लिख दें, तो बताओ C बराबर कितना आ जाएगा, 2। भाई हमने ABCD चारों ज्ञात कर लिए, तो अब चारों ज्ञात कर लिए, यहां रख देते हैं, आपका ये आव्यूह ज्ञात हो जाएगा। देखो इसलिए आपको यहां क्या करना है, यहां लिखना है X बराबर, थोड़ी जगह कम है, ध्यान से समझो, X बराबर क्या लिखना है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 1 है,
फिर बी की वैल्यू कितनी है, -2 है। सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। और डी की वैल्यू 0 है। तो इस प्रकार ये देखो जो हमें अब पूछा गया था हमने ज्ञात कर लिया। क्लियर बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहद आसान प्रश्न था। केवल और केवल यहां समझने वाली बात है कि भाई हम एक्स किसको माने, एक्स किसको माने, क्योंकि एक्स पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, तो इसका मतलब एक्स कोई ऐसा अवयव होगा जिसमें 2 स्तंभ होंगे, क्योंकि यहां पर 2 पंक्तियां हैं, तो 2 स्तंभ वाला कोई अवयव हमें एक्स मानना है। ठीक है, यहां पर हमने 2 स्तंभ वाला अवयव मान लिया ए बी सी डी। ठीक है, इसमें 2 स्तंभ है, ये एक्स अवयव हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें एक्स और इसका दोनों का गुणनफल इसके बराबर दिया गया है। हमने यहां पर इन दोनों का गुणा कर लिया, बराबर इसके लिख दिया। संगत अवयवों की तुलना करके यहां पर हमने समीकरण बना लिए, फिर उन समीकरणों को हल करके एबीसीडी के मान निकाले, जो कि यहां पर रख दें, बस एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सा। क्लियर बात है। चलो इसको नोट कर लें। फाइनल इसके बाद आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वें प्रश्न में ऐसा लिखा है, यदि ए तथा बी समान कोट के वर्ग अवयव हैं, ए और बी क्या है, समान कोट के वर्ग अवयव। बहुत ठीक है। आगे लिखा है इस प्रकार से है कि ए बी बराबर बी ए है, ए बी ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए है। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करिए कि ए इंटू बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन इंटू ए होगा। और आगे एक और बात पूछ दी गई है कि इसके अतिरिक्त एक और बात सिद्ध करके बताओ कि n बिलोंग टू n के लिए ए इंटू बी की होल पावर n बराबर होता है ए की पावर n इंटू बी की पावर n। ये भी सिद्ध करके दिखाओ। देखो यहां पर बच्चों आपने इससे पहले वाले वीडियो में 3 प्रश्न इसी वाली एक्सरसाइज के 3 पहले जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको वहां पर 3 प्रश्न बताए गए थे। यहां पर भी हमें गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा यहां पर सिद्ध करना पड़ेगा। यहां हालांकि लिख भी दिया गया है कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करके बताओ। देखो हमें ऐसा दिया गया है, हम यहां पर क्या करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए हम पहला तो यहां पर एक कथन मान लेते हैं। यहां पर ऐसा दिया गया है, देखो ऐसा लिख देते हैं, पहले जो हमें दिया गया है पहले तो हम वो लिख देते हैं। हमें ऐसा दिया गया है कि a इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ऐसा हमें दिया गया है, a इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ठीक है, और हमसे कहा है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है कि a बी की पावर n बराबर ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n इंटू ए, इतना हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। आगे वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले इतना समझो, आधा पहले समझ लेते हैं। यहां पर देखो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग कहां से करते हैं, हम यहां पर मान लेते हैं कि कोई हमारा जो कथन है, माना कथन है कोई, उसको हम क्या लिख देते हैं, Pn लिख देते हैं। कथन Pn है, ये हम मान लेते हैं, कथन क्या है, Pn। और फिर आगे लिखते हैं Pn इस प्रकार से है कि a b की पावर n बराबर b की पावर n a है। देखो ये हमें सिद्ध करना है, वो सिद्ध करने का मतलब वो दिया गया कथन ही है जो हमें सिद्ध करना है। तो Pn बराबर किस प्रकार से है, Pn सच दैट a b की पावर n बराबर b की पावर n a, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों हमने बताया था कि यहां पर अगर प्रथम सिद्धांत से हमें इसको प्रूव करना हो तो यहां पर 3 स्टेप होते हैं। पहला काम क्या होता है, n बराबर 1 के लिए हम देखते हैं कि n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं। फिर अगर n बराबर 1 के लिए सत्य होता है तो दूसरे स्टेप में मान लेते हैं n बराबर k के लिए ये सत्य है, इसको डेफिनेट मानते हैं कि n बराबर k के लिए कथन हमारा सत्य है। फिर तीसरे स्टेप पे क्या करते हैं, n बराबर k+1 के लिए भी हम कथन को सत्य सिद्ध कर देते हैं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि n के सभी मानों के लिए कथन हमारा सत्य सिद्ध हो जाता है। तो बस ये 3 स्टेप हमें करने होते हैं। सबसे पहला काम होता है n बराबर 1 के लिए, क्या लिखेंगे यहाँ, n बराबर 1 के लिए, तो n का मान अगर 1 लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा P1 सच दैट, यहां देखो n का मान 1 लिख दिया, सच दैट यहां लिखना है a b और यहां n का मान 1 लिख दें, पावर में 1 हो जाएगा, यहां पर b और n का मान 1 लिख दें, इंटू में a हो जाएगा, जो कि यहां पर आपको एकदम से सही सही दिखाई दे रहा है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, जो यहां पर देखो दिया गया है a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ठीक है, जो सत्य है, क्या है, सत्य है, इसका मतलब सही बात है। अतः n बराबर 1 के लिए, अतः n बराबर 1 के लिए कथन हमारा कैसा है, कथन सत्य है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भाई n बराबर 1 के लिए हमारा कथन सत्य है।
इसके बाद हम मानते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए कथन हमारा जो है, कथन का मतलब कथन लिख दें या Pn लिख दें, क्योंकि Pn ही कथन है, ठीक है। n बराबर k के लिए Pn सत्य है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि n बराबर k के लिए Pn हमारा सत्य है, अर्थात ये कि n का मान हम k लिखेंगे, तो p k सच दैट यहां पर लिखना है a और b की पावर यहां लिखेंगे k, जहां n लिखा है वहां k लिख दें, और यहां भी देखो b की पावर k और a ऐसा लिख दें, ठीक है। ये हमने मान लिया ये सत्य है, ये हमने क्या मान लिया, ये सत्य है। तो अगर ये सत्य है तो अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें दिखाना है कि ये सत्य होना चाहिए। देखो कैसे करोगे, यहां पर हम ऐसा करते हैं, जहां पर देखो ऐसे कर दे, p और n की जगह क्या लिखेंगे, ये k लिखा है, k के जगह पर हम k प्लस 1, ऐसा देखो हम सिद्ध करके देखेंगे कि p k प्लस 1 का मान भी सत्य सिद्ध हो जाए, तो हम लिख देते हैं कि n के सभी मानों के लिए कथन हमारा सत्य है। तो यहां पर देखो क्या करना है, जहां k है वहां पर k प्लस 1 हो जाए, तो क्या कर दें कि k की जगह k प्लस 1 हो जाए, बच्चों b का गुणा इधर कर दें, तो यहां पर b का गुणा अगर करेंगे तो k की पावर k प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर एक काम करते हैं, देखो यहां पर ऐसा कर दें कि a और ये है b की पावर k, और यहां पर हम b का गुणा कर दें, तो भाई अगर इधर b का गुणा करें तो इधर भी b का गुणा कर देते हैं। कैसे, देखो ऐसे, b की पावर k इंटू में a, और यहां भी हम देखो b का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में हमने b का गुणा कर लिया। अब आगे देखो यहां पर हो जाएगा a इंटू बी की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, इधर बताओ कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका b की पावर k इंटू में b इंटू में a, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है ना a इंटू बी जो है, देखो ये लिखा है a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो हमने a इंटू बी की जगह क्या लिख दिया, b इंटू ए लिख लिया, ठीक है। और आगे देखो a इंटू बी की पावर k प्लस 1 बराबर, यहां पर देखो b की पावर अगर यहां पर गुणा में घातें जोड़ दी जाए तो ऐसा लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू ए। अब देखो ये k प्लस 1 के लिए भी बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गया। अगर देखो यहां पर k के लिए ये सत्य है, मतलब यहां k पावर है, तो यहां पर क्या हुआ, ये इधर का उधर हो गया। देखो तो इसी प्रकार k प्लस 1 भी देखो इधर का उधर हो गया, यहां पर ये लास्ट में था, ये पहले आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी कथन हमारा क्या है, एकदम सत्य है। तो आपको क्या लिखना है, यहां लिखा आता है n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है। आता है गणती आगमन सिद्धांत से, आता है गणती आगमन सिद्धांत से, गणती आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि n के सभी मानों के लिए, n बिलोंग टू कैपिटल N लिख दें, मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अतः सिद्ध होता है कि n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए Pn अर्थात कथन सत्य है, ऐसा हमें यहां पर लिखना है, ठीक है। और यहां लिखेंगे प्रूव्ड। इतनी बात देखो, आधी वाली बात बच्चों प्रूव हुई, अभी पूरी नहीं। अभी आपसे ये कहा गया था कि यदि a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो तो सिद्ध करके बताओ a इंटू बी की पावर n बराबर b की पावर n इंटू ए, ये इतना हमें सिद्ध करके बताओ प्रथम आगमन गणती आगमन सिद्धांत से, ठीक है। गणती आगमन सिद्धांत से इतना काम करके हमें बताना था। तो हमने यहां पर क्या किया, पहले n बराबर 1 के लिए चेक कर लिया, भैया n बराबर 1 के लिए तो बिल्कुल सही है, देखो ये दिया गया था वही निकल के आ गया, इसका मतलब n बराबर 1 के लिए कथन सही है। अब हमने माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, तो यहां पर देखो n के जगह पर क्या लिख दिया, k, तो p k सच दैट a b की पावर यहां n का मान k लिख दिया, यहां भी n का मान k लिख दिया। तो हमने ये मान लिया कि ये a b की पावर k बराबर b a की पावर a इंटू a है, b की पावर k इंटू a है, बिल्कुल एकदम सत्य है। ये लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो भाई अगर ये सही लिखा है तो k प्लस 1 लिख दिया जाए तो फिर यहां भी k प्लस 1 के लिए सही से तो सिद्ध हो जाएगा। तो वही कुछ हमने आगे वाले स्टेप में किया है। n बराबर k प्लस 1 के लिए अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, हमने दोनों पक्षों में b से गुणा कर लिया। क्या किया, दोनों पक्षों में b से गुणा कर लिया।
अगर बी से गुणा करेंगे, हमने ऐसा किया क्यों है, थोड़ा ये सोचने वाली बात है। हमने ऐसा क्यों किया है, हमने ऐसा इसलिए किया है तो भैया हमें तो एन, ये के जो लिखा है के प्लस 1 चाहिए, के की जगह के प्लस 1 चाहिए। तो बी की पावर अगर यहाँ के है तो बी की पावर 1 का यहाँ पर गुणा कर दें, बी की पावर 1 का यहाँ गुणा कर दें, तो निश्चित रूप से ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी तो के प्लस 1 हो जाएगा, बी की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो ए इंटू बी लिखा है, तो ए इंटू बी बराबर प्रश्न कहता है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए है, तो हमने ए इंटू बी की जगह बी इंटू ए लिख लिया। ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिखा है घात, है ना, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए लिख लिया। अब देखो यहां पर तो ये घात जुड़ के प्लस 1 हो गई। अब यहां भी देखो ये घात दोनों जुड़ जाएंगी, बी की पावर के, बी की पावर 1, तो बी की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया, देखो ए की पावर के प्लस 1 बराबर बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए के बराबर सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब यही बात जो के लिए सिद्ध हुई थी वही के प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध हो गई। इसका मतलब n बराबर के प्लस 1 के लिए भी कथन हमारा सही है। घर्षण आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि n के समस्त मानों के लिए Pn जो दिया गया है वो सत्य है। क्लियर बात हो गई, बिल्कुल एकदम सिमिलर। हमें अगला पार्ट भी करना है, यहाँ 2 पार्ट पूछे गए हैं, सिमिलर बिल्कुल अगला पार्ट करना है। देखो यहाँ पर जो आगे पूछा गया है उस पर भी हम देखो गौर करेंगे। लिखा है इसके अतिरिक्त ये भी सिद्ध करिए कि a इंटू बी की होल पावर n। देखो ध्यान दें बच्चों, यहाँ इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं और इसके बाद आगे जो पूछा गया है उस पर देखो यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाएं, ध्यान दें। हमें क्या सिद्ध करना है, a इंटू बी क्या करना है, अब आगे क्या सिद्ध करना है, दूसरे पार्ट में सिद्ध करना है a इंटू बी और इसकी होल पावर में n बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है a की पावर n इंटू बी की पावर n के बराबर, इतना हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अब कैसे करोगे, काम प्रोसेस वहीं से शुरू होनी है जो स्टार्टिंग होती है। कैसे स्टार्टिंग होती है, मान लेते हैं माना कथन क्या है, Pn है, मान लें क्या है कथन Pn। तो अगर कथन Pn है तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, Pn सच दैट a b की पावर n बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर n। इसके बाद क्या करना है, n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करके देखो, तो आपको लिखना है n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, p1 बराबर, ये सच दैट का निशान लगाओ, n का मान 1 लिखो, सच दैट a इंटू बी की होल पावर, यहाँ n का मान 1 लिख दें, बराबर में यहाँ देखो क्या लिखा है, ये लिखा है a की पावर n इंटू में n का मान कितना लिखें 1, इंटू में b की पावर यहाँ n का मान कितना लिखें 1। तो ये हो जाएगा देखो a इंटू बी बराबर a इंटू बी के बराबर हो गया। ए बी बराबर ए बी मतलब बिल्कुल एकदम सही है, ए बी बराबर ए बी मतलब एकदम सत्य लिखा हुआ है, जो सत्य है। क्या लिखना है, जो सत्य है। अतः n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हमारा कथन कैसा है, कथन सत्य है। इतनी बात ठीक है। अगर n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है तो भाई n बराबर के लिए भी हमें मानना पड़ता है n बराबर के लिए कथन सत्य है। यहां पर क्या लिखना है, माना n बराबर के लिए, माना n बराबर के लिए कथन सत्य है। मान लिया कि n बराबर के लिए कथन सत्य है, तब हमें लिखना है p के सच दैट a b की पावर, यहां लिखना है k, n का मान कितना लिखोगे k बराबर, यहां भी लिखना है a की पावर k इंटू में लिखना है b की पावर k। ये मान लिया कि ये बिल्कुल एकदम सही है, एकदम सही है। अगर ये सही है तो भाई k प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध करके दिखाना है। k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध तब हो सकता है जब k जहां लिखा वहां k प्लस 1, दोनों जगह पर k प्लस 1 इधर हो जाए, इधर हो जाए, तो हम k प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध मान लेते हैं। यहां पर k प्लस 1 के लिए सत्य कैसे सिद्ध करोगे, देखो k प्लस 1 के लिए कैसे सिद्ध करोगे, ध्यान से समझो। k प्लस 1 के लिए देखो n बराबर k प्लस 1 के लिए pk प्लस 1 सच दैट किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहां पर लिखा है a b की होल पावर लिखा है k और बराबर में इधर देखो, इधर लिखा है a की पावर k इंटू में b की पावर k लिखा है। ठीक है, अब आप दोनों पक्षों में a इंटू बी से गुणा करो। अब ये वाली बात हमने बताया थोड़ी समझने सोचने वाली बात है, भाई a इंटू बी से क्यों गुणा करें,
हमें a इंटू बी की पावर k प्लस 1 चाहिए, k प्लस 1 चाहिए, n की जगह या ये कहें k की जगह k प्लस 1 चाहिए। तो k प्लस 1 तभी आ सकता है जब a इंटू बी का यहां गुणा कर दें और a इंटू बी का हम यहां गुणा कर दें। अब देखो यहां पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहां पर हमें मिल जाएगा a इंटू बी की पावर k प्लस 1 बराबर, यहां देखो यहां पर हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू में a लिख दें और इसी प्रकार b की पावर k इंटू में b लिख दें, इसमें तो कोई समस्या नहीं। इसको हमने इसके साथ गुणा करके लिख लिया, इसको इसके साथ गुणा करके लिख लिया, तो इसको हम यहां ऐसा लिख सकते हैं कि a इंटू बी की होल पावर k प्लस 1 बराबर हमें सिद्ध होता है a की पावर k प्लस 1। यहां देखो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यहां b की भी पावर जब जुड़ जाएगी तो b की पावर k प्लस 1 इस प्रकार से देखो मिल रहा है। तो भाई यहां पर हमें सिद्ध होता है कि k प्लस 1 के लिए अगर k के लिए ये सत्य है तो ये फिर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, जहां k था वहां पर अब आ गया k प्लस 1, तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि n बिलोंग टू n के लिए Pn सत्य है, Pn मानी कथन सत्य है, ये हमें देखो प्रूव करना था। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों। ये आपका देखो ये पहले वाले का है ना, ये इतना यहां पर नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो पहले वाले का दिया गया था, यहां से सेकंड वाला पार्ट यहां से शुरू हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, a इंटू बी की होल पावर n बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। मतलब ये कथन दिया गया है, इसको हमने pn लिख लिया, pn सच दैट a इंटू बी की होल पावर n बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर n। n बराबर 1 दोनों पक्षों में रखा तो a b बराबर a b हो गया, जो बिल्कुल एकदम सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन हमारा सत्य हो गया। अब क्या करना है, मान लेते हैं n बराबर k के लिए कथन सत्य है, तो n जहां लिखा है वहां पर हमने k लिख दिया, a इंटू बी की पावर k बराबर a की पावर k इंटू बी की पावर k। तो ये अगर सत्य है k के लिए, तो अब हमें k प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध करके देखना है। यहां पर k प्लस 1 हो जाए, यहां पर k प्लस 1 हो जाए, यहां पर k प्लस 1 हो जाए। अगर ये k के लिए सत्य है तो k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। देखो हमने यहां पर प्रूव कर लिया कि k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1, मतलब अगर ये k के लिए सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि n के समस्त मानों के लिए आपका Pn क्या है, सत्य है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया। इसमें 2 प्रश्न थे बच्चों, एक नहीं 2 प्रश्न। ठीक है, ये हो गया 12वां प्रश्न। इसके बाद में अंतिम हम कह सकते हैं अब बहुविकल्पी प्रश्न आ गए। ठीक है, 3 प्रश्न और हैं बहुविकल्पी, छोटे छोटे प्रश्न हैं, थोड़ा समझने। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, स्याही डाल लें तब तक। 13वें प्रश्न में लिखा है, यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है और इस प्रकार से है a स्क्वायर बराबर i के बराबर है, तो इन 4 में से कौन सा विकल्प सही है, ऐसा हमसे पूछा गया है। 13वां प्रश्न है, इसमें एक आव्यूह a बराबर दिया गया है इस प्रकार से कि एक आव्यूह का अवयव है, ये a आव्यूह का अवयव है अल्फा, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर ये गामा है और इसके बाद यहाँ पर माइनस का अल्फा है। ये आपका एक कोई आव्यूह a है और ये इस प्रकार से है, यहाँ लिखा है a का स्क्वायर काय के बराबर है, a स्क्वायर बराबर i है, i का मतलब तो तत्समक होता है। ठीक है, तो हम पहले a का स्क्वायर और बराबर में i लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा वही लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। हम क्या करेंगे, पहले a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा और ये गामा और यहाँ पर माइनस अल्फा, इसी का इसी में गुणा करें। अल्फा का मतलब a का a में गुणा करें, a ये है, a का और गुणा कर दें, मतलब यहाँ लिख दें अल्फा, यहाँ लिख दें बीटा, यहाँ लिख दें गामा और यहाँ लिख दें माइनस अल्फा। अब गुणा कर दें, कर दो गुणा भाई, कर दो गुणा बड़े आराम से। देखो अल्फा का अल्फा में गुणा अल्फा स्क्वायर होता है, यहाँ पर बीटा और यहाँ गामा प्लस बीटा गामा लिखना है। ठीक है, अब इसी का यहाँ गुणा करोगे तो अल्फा बीटा लिखना है और माइनस में ये देखो अल्फा बीटा हो जाएगा। ध्यान दो, ये माइनस का अल्फा बीटा है ना, यहाँ से गुणा करोगे माइनस अल्फा का बीटा में तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है।
नीचे देखो दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा आपका ये है जो रो, उसका गुणा करें तो इसका यहां गुणा करोगे गामा अल्फा हो जाएगा, और यहां पर माइनस का भी वही गामा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ यहां देखो कितना होगा, यहां पर हो जाएगा बीटा गामा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ अल्फा से अल्फा का गुणा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर देखो ध्यान दें ये तो हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिया गया है उसमें मान लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, हमें ऐसा दिया गया है ए स्क्वायर बराबर आई। ए स्क्वायर का मतलब देखो ये दिया गया है, उसको लिख दें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहां लिखेंगे देखो जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है कि नहीं, जीरो। इसी प्रकार ये भी देखो जीरो हो जाएगा, और यहां पर आपको लिखना है कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, क्या लिखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा लिखना है, और बराबर आई का मतलब तो पता ही है 1001। ठीक है, 2 गुणे 2 कोटि का आपका तत्समक आव्यूह आपको लिखना है। अब देखो संगत अवयवों की तुलना कर दें तो इसको इसके बराबर करोगे, इसको इसके बराबर करोगे, एक ही वैल्यू है ना, तो आपको क्या करना है, संगत अवयवों की तुलना करें। क्या लिखे यहां पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर अगर संगत अवयवों की तुलना कर दी जाए तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा और बराबर में 1 लिख दें। ठीक है, अब बता दो हमें कुछ सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके देखना है, देखो जो भी लिखा हो उसी को लिख देते हैं। इसका आंसर हमें 4 में से क्या लिखना है, देखो ध्यान दें, यहां पर हमें लिखना है अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर है, चलो इन दोनों को देखो, सी वाला विकल्प देखो, इनको दोनों को इधर ले जाओ तो बराबर माइनस के हो जाएंगे दोनों, यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस का बीटा गामा और बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इधर ले जाओगे माइनस का, ये भी ले जाओगे माइनस का, और मेरे ख्याल से ये आपका सी विकल्प लिखा है जो कि आपका सही है। कौन सा विकल्प है, सी वाला। ठीक है, चलो इस पर टिक करें। इसके बाद में अगला आपको यहाँ 14वां एक और प्रश्न दिया गया है, देखो नंबर 14वां, इसमें क्या कहता है, यदि अवयव सममिति तथा विषम सममिति दोनों ही हो, मतलब सममिति भी हो और विषम सममिति भी हो, तो ए एक विकर्णावयव होगा, एक शून्यावयव होगा, एक वर्गावयव होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ये प्रश्न कहता है भाई अगर ए सममिति है और ए विषम सममिति भी है, इसका मतलब यदि ए सममिति है तो इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिखेंगे ए डैश बराबर ए। ठीक है कि नहीं, अगर ए सममिति है तो इसका मतलब इसका जब ट्रांसपोज करते हैं, परिवर्त करते हैं, तो हमें ए मिलना चाहिए, तथा ए विषम सममिति भी है, ऐसा भी प्रश्न कहता है, ए विषम सममिति है, एक ऐसा है विषम सममिति है, तो विषम सममिति के लिए ए डैश बराबर माइनस ए होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। अब बता दो यहां से एक काम करो, दोनों को अगर हम जोड़ दें, इसको और इसको दोनों को जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ए डैश प्लस ए डैश और बराबर में इधर ए प्लस माइनस ए, तो ये तो 0 हो जाएगा। मतलब यहां से देखो 2a डैश बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a डैश बराबर क्या मिलेगा 0। मतलब बताओ क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि a डैश क्या है, a डैश का मतलब किसी भी अवयव का परवर्त है वो क्या है, शून्य है। तो किसी भी अवयव का परवर्त शून्य है, इसका मतलब वो अवयव भी शून्य होगा, वो अवयव शून्य होगा जिसका परवर्त शून्य होता है, वही शून्य अवयव जो होता है उसका परवर्त भी शून्य होता है। तो आपको क्या लिखना है, ए अवयव होगा वो भी आपका शून्य अवयव होगा। तो आपको आंसर में क्या देना है, देखो ध्यान दें, इसके आंसर में आपको देना है बी विकल्प सही करना है, लिखना है ए शून्य अवयव होगा। भाई ए डैश का मान शून्य तभी हो सकता है जब ए शून्य हो, है ना। ए कोई अवयव इस प्रकार से है जिसके अवयव शून्य है, तो उसका परवर्त भी क्या होगा, शून्य अवयव ही होता है। ठीक है, तो यहां पर ए डैश का मान हमने शून्य निकाला, इसका मतलब ए बराबर शून्य होगा। इसके बाद देखो लास्ट में जो 15वां प्रश्न है एकदम आसान, और एकदम आसान, देखो हम पहले यहां सबको रब कर लेते हैं और इसके बाद 15वां देखो प्रश्न। देखिए इसमें लिखा है एक ए कोई है वर्गावयव है, ए स्क्वायर बराबर ए है, तो
1 प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a के बराबर हमें प्रूव करना है। क्या करना है, ध्यान से समझिए। हमें ऐसा दिया गया है, तो यहां पर इस प्रकार से दिया गया है, देखो ऐसा दिया गया है कि यदि जो ए स्क्वायर है उसका मान तो ए के बराबर दिया गया है, ठीक है। और हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है, हमें सिद्ध नहीं बल्कि ऐसा मान कर बताना है कि i प्लस ए पर होल क्यूब हो माइनस में 7a हो तो इसका मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये काई के बराबर होगा। अब समझो ये काई के बराबर होगा बच्चों, हमें तो पहले i प्लस ए का होल क्यूब तोड़ देना है। i प्लस ए का होल क्यूब पता है क्या होता है, देखो यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला है कि नहीं है, तो यहां भी देखो a और इसको b मानते हुए a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला। क्या करेंगे, देखो यहां पर लिखना है i का क्यूब प्लस यहां लिखना है a का क्यूब प्लस 3 इंटू आई इंटू ए लिखना है, ब्रैकेट में i प्लस ए लिखना है। और इधर देखो माइनस में 7a हमारा ज्यों का त्यों चल रहा है, चलने दें, कोई समस्या नहीं। आगे देखो यहां पर i का क्यूब लिखा है ना, i का क्यूब, i का क्यूब मतलब i होता है, i का मतलब तत्समाकाव्य होता है, तो एक जैसे i का मतलब एक समझो, एक का क्यूब एक ही तो होता है, इसलिए i क्यूब का भी क्यूब करोगे तो i ही मिलेगा। फिर प्लस का निशान लगाएं, यहां पर लिखा है a का क्यूब, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए लिख दें, प्लस यहां देखो i का मतलब जैसा हमने बताया i का मतलब एक होता है, एक का 3 में गुणा करोगे 3 नहीं आएगा, है ना, तो इसको हम 3a लिखेंगे और 3a का हम यहां पर गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 3a का गुणा, देखो इसको ऐसा लिख लेते हैं 3a इंटू आई प्लस ए और माइनस का 7a, कोई बात नहीं, एक आध स्टेप बढ़ जाए कोई समस्या नहीं। देखो i यहां पर a स्क्वायर लिखा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर को यहां पर a लिख सकते हैं, इनटू में a हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, फिर प्लस का निशान लगाओ, 3a का हम यहां अंदर गुणा करेंगे तो 3a इंटू आई लिखना है, फिर प्लस 3a का स्क्वायर लिखना है। देखो 3a और a का गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 7a लिखना है, ठीक है। और आगे देखो i हमारा बिल्कुल ठीक है, a और a का गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहां पर देखो i का मतलब एक, जैसा हमने बताया i का मतलब एक, अगर किसी भी अवयव में i से गुणा करते हैं तो वही अवयव रहता है, बदलता नहीं है, 3a रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो प्लस 3a का स्क्वायर और माइनस का 7a, a स्क्वायर को क्या लिखना है, a स्क्वायर को देखो a लिखना है, फिर से a स्क्वायर जहां लिखा है वहां a लिख दें तो ये हो जाएगा i, प्लस a स्क्वायर को क्या लिख दें, a स्क्वायर को हम a लिख दें, प्लस 3a लिखें, प्लस 3a स्क्वायर को फिर से देखो a लिखें और माइनस का 7a। अब आप ध्यान से समझो, ये i है, यहां पर 3 और 1 4 और 4 और 3 7, 7a माइनस में 7a, तो 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमें आंसर में मिलेगा, i मिलेगा। ये इसका आंसर है। विकल्प आप देख लें, जो भी विकल्प आपका सही मिल रहा है उसको आप लिख लें, ठीक है। ये विकल्प सी वाला सही मिल रहा है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर फिनिश होती है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर भी आज खत्म हो रहा है, पूरा चैप्टर क्लियर होता है, किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया गया जा रहा है वो बिल्कुल एकदम सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा, किसी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं। अगर कोई डाउट्स हैं तो हमने आपको बता दिया कि हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। हम अगली वाली एक्सरसाइज में बिल्कुल एकदम बढ़िया सा नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सार्डिक, जिसका इस चैप्टर से बहुत बड़ा नाता है, ठीक है। इससे मिलता जुलता बहुत सी चीजें कुछ ऐसी हैं जो इसकी भी हम वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अगला वाला चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल एकदम मजेदार बढ़िया तरीका से, ठीक है। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय।